नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्राकृतिक खेती और डिजिटल एग्रीकल्चर पर सरकार का विशेष जोर। इक्रीसेट के स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन। हैदराबाद में संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का किया अनावरण। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड समेत चुनावी राज्यों में प्रचार तेज। मथुरा में राजनाथ सिंह की जनसभा, आगरा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रैली, उत्तराखंड में राहुल गांधी का धुआंधार प्रचार। अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों से दी राहत। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पलटा। छूट का तेहरान ने किया स्वागत। पूरे धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का त्योहार। संगम में आस्था की डुबकी लगाने उमड़ा जनसैलाब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और 1000वां वनडे मैच खेलने वाला पहला देश बनेगा भारत। वेस्टइंडीज के खिलाफ कल अहमदाबाद में ऐतिहासिक मैच। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच खिताबी भिड़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महान संत श्री रामानुजाचार्य भारत की एकता और अखंडता की प्रेरणा है। उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उनका प्रभाव पूरे भारत पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद के श्री राम नगर में 11वीं शताब्दी के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। इसके बाद मूर्ति स्थल की भद्रवेदी पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्री रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा भारत और विश्व में समानता की प्रतीक है। यह प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की भी प्रतीक है। रामानुजाचार्य जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को गले लगाया। उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी, उन जातियों को उन्होंने विशेष सम्मान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में जलवायु संबंधी प्रयासों को अधिक महत्व दिया गया है, जो हर क्षेत्र में हरित भविष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने डिजिटल कृषि को भारत का भविष्य बताया। प्रधानमंत्री हैदराबाद में द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी एक्रीसेट के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि भारत ने अगले 25 सालों के लिए नए लक्ष्य बनाए हैं, उन पर काम करना शुरू भी कर दिया है। आजादी के अमृत काल में हम हायर एग्रीकल्चर ग्रोथ पर फोकस के साथ ही इंक्लूसिव ग्रोथ को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारा फोकस देश के उन 80% से अधिक छोटे किसानों पर है, जिनको हमारी सबसे अधिक जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इक्रीसेट की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 5 दशकों में संस्थान की रिसर्च और टेक्नोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इक्रीसेट के स्वर्ण जयंती समारोह में संस्थान का विशेष लोगो और स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया। उन्होंने क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी ऑन प्लांट प्रोटेक्शन का भी उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इक्रीसेट परिसर में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। यहां पर संस्थान की ओर से विकसित उत्पाद और तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। और अब खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है।
रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे हुआ करता था, लेकिन आज वही राज्य देश में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। यदि कानून और व्यवस्था के हालात चुस्त दुरुस्त नहीं है तो राज्य किसी भी सूरत में विकास नहीं कर सकता। और मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था के हालात को चुस्त दुरुस्त करने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। माफियाओं की जो आलीशान बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जा रहा है, तो उस स्थान पर मकान यदि बनेगा तो जिस्म का पसीना बहाने वाले हमारे गरीब भाइयों का मकान बनेगा। एक तरफ जहां बीजेपी चुनावी समर में बढ़ चढ़कर प्रचार करने में जुटी हुई है, वहीं आगरा में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने भी संयुक्त रैली की। आपको बता दें कि इस रैली में दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और इस मौके पर अखिलेश यादव ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई और किसानों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान स्थानीय मुद्दों को खूब छुआ। यहाँ किसान तकलीफ और परेशानी में है, न खाद मिली उसे, न बिजली सस्ती मिली, जानवर परेशान कर रहे हैं और जो विकास होना था वो भी विकास ठप हुआ है। एमएसपी मिलना चाहिए किसानों को, फसलों का, ये इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में किसानों के आंदोलन का जिक्र करते हुए पार्टी के विजन को किसानों के सामने रखा। राहुल गांधी ने किसानों और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश भी की। हमेशा से उनको ये भरोसा था कि वो किसानों का साथ देंगे और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि पार्टी अगर सत्ता में आती है तो अपना घोषणा पत्र लागू जरूर करेगी और उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। और मैंने ये छत्तीसगढ़ में भी कहा, मध्य प्रदेश में कहा, जहां भी हमारी सरकार बनती है, अगर हमने मैनिफेस्टो में चीज लिख दी है, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसकी गारंटी है, उसको करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हमने कहा धान के लिए 2500 रुपए मिलेगा। हमने कहा, बीजेपी के लोगों ने कहा करा नहीं जा सकता। अब जाइए छत्तीसगढ़ जाइए, पूछ लीजिए, 2500 रुपए धान के लिए मिलते हैं। और अब बढ़ते आगे और नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस 9 फरवरी को चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगी। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने युवा घोषणा पत्र जारी किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बसंत पंचमी के मौके पर लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह कार्यक्रम दिखाता है कि मोदी और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कैसे विकास की उड़ान भरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से नामांकन के बाद अब प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आज धार्मिक स्थलों पर माथा टेकने के बाद घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और लोगों से विकास के नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद घर घर जाकर चुनाव प्रचार प्रसार किया। साथ ही रोड शो कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन भी मांगा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, सचिन पायलट का नाम शामिल है। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 54 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। सूची में गोरखपुर शहर की सीट भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ख्वाजा शमसुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सूची में 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि टनकपुर से हर शहर के लिए ट्रेन चलाई जा रही है और उनकी सरकार टनकपुर से अयोध्या के लिए सीधी ट्रेन चलाने की मांग भी कर रही है।
गोवा में भी विधानसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तरी गोवा के 20 स्थानों पर रैलियों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल में स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने इसके तहत 100 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाने की बात कही, जिससे नए इनोवेटिव आइडिया पर काम किया जा सके। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह ने हरिद्वार में महिला संघ की महिलाओं से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रत्येक नागरिक का विकास करने के लिए योजनाएं तैयार कर रही है, जो जल्द ही धरातल पर उतरेंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने नीट के मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि नीट एग्जाम के लिए एक और बिल पास करने के लिए विधानसभा की विशेष सत्र बुलाई जाएगी। इसके बाद इस बिल को पास कराने के लिए राज्यपाल आर.एन. रवि के पास भेजा जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को 8 फरवरी तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें अवैध बालू खनन मामले में दिन भर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। भूपेंद्र सिंह हनी के आवास से 10 करोड़ नकदी, 21 लाख से अधिक का सोना और 12 लाख रुपए बरामद किए गए थे। केरल में कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए स्कूल और कॉलेज चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। 10वीं और 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं सोमवार से फिर से शुरू होंगी और कॉलेज भी सोमवार से ही खुलेंगे। नर्सरी और 1ली से 9वीं तक की कक्षाएं 14 फरवरी से शुरू होंगी। दिल्ली में 82% किशोरों को कोरोना वायरस रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 8.33 लाख किशोरों को कोरोना रोधी टीका लग चुका है, जबकि 0.39 लाख किशोरों को दोनों टीके लग चुके हैं। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। उनकी हालत गंभीर है, वे वेंटिलेटर पर हैं और फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में हैं। देश भर में उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना और दुआएं की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में न्यूनतम तापमान में गिरावट के बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में घाटी में अलग अलग जगहों पर बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान जताया है। श्रीनगर में पारा 0 से 1.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। बारिश और हिमपात से तापमान में गिरावट आई है। बर्फबारी की वजह से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में आने वाले 2 दिनों तक ठंड बढ़ने वाली है। इसे लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम रही। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 8 मई को सुबह 6:15 पर खोल दिए जाएंगे। हिंदू देवता विष्णु को समर्पित ये मंदिर हर साल सर्दियों में लोगों के आगमन के लिए बंद कर दिया जाता है और गर्मियों की शुरुआत में इसे दोबारा खोला जाता है ताकि श्रद्धालु आ सके। भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला ने कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी की सप्लाई शुरू कर दी है। फिलहाल बिहार सहित 7 राज्यों को इसकी सप्लाई दी गई है। ज़ाइकोव-डी की नीडल फ्री वैक्सीन है और ये लगाने में इसे सुई की जरूरत नहीं पड़ती और इस वैक्सीन को नीडल फ्री इंजेक्टर के जरिए लगाया जा रहा है। भारतीय रेल के मध्य रेलवे जोन ने पुराने यात्री डिब्बे को नया और शानदार रंग रूप देकर वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट बना दिया है। रेलवे ने इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स नाम दिया है। नागपुर रेलवे स्टेशन आने वाले यात्रियों के लिए ये रेस्टोरेंट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के जकुरा इलाके में सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। ये आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ से जुड़े हुए थे
और एक की पहचान इखलाक हाजिन के रूप में हुई है, जो हाल ही में अनंतनाग के हसनपोरा में हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद की हत्या में भी शामिल था। मारे गए आतंकवादियों के पास से 2 पिस्तौल समेत कई और सामग्री भी बरामद हुई है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 5.7 की तीव्रता मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा पर था और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होने के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के कारण किसी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की और भूकंप के हालात का जायजा लिया। देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 62% बढ़कर 8,432 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अक्टूबर-दिसंबर 2021 तिमाही का शुद्ध लाभ उसका अब तक का सर्वाधिक तिमाही लाभ है। एक साल पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 5,196 करोड़ रुपए रहा था और इस तरह सालाना आधार पर उसका शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 62.27% बढ़ गया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रतिबंधों में राहत दे दी है। ईरान और विश्व के शक्तिशाली देशों के बीच हुए 2015 के परमाणु समझौते को बचाने के उद्देश्य से जारी वार्ता के एक अहम चरण में प्रवेश करने के बीच ये राहत दी गई है। अमेरिकी वार्ताकार इस अहम सत्र के लिए वियना में हैं और इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान की असैन्य परमाणु गतिविधियों से संबंधित कई प्रतिबंधों से छूट देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 2015 में लंबे समय की कूटनीतिक पहल के बाद ईरान के साथ अमेरिका समेत 5 देशों का परमाणु करार हुआ था। हालांकि सत्ता में आने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ये छूट समाप्त कर दी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर अगले सप्ताह रूस और यूक्रेन की यात्रा करेंगे। इस यात्रा से यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव से निपटने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत कर इसका हल तलाशने के राजनयिक प्रयासों को बल मिलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सोमवार को मॉस्को और मंगलवार को कीव की यात्रा करेंगे, जबकि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 14 फरवरी को कीव और 15 फरवरी को मॉस्को की यात्रा करेंगे। ये उच्च स्तरीय यात्राएं ऐसे वक्त में हो रही हैं जब चीन ने यूक्रेन को शामिल कर नाटो को विस्तार करने से रोकने संबंधी रूस की मांग का समर्थन किया है। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का त्योहार देश के कई हिस्सों में पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को बधाई दी है। इस मौके पर प्रयागराज में संगम तट पर चल रहे माघ मेला के चतुर्थ स्नान पर्व बसंत पंचमी के अवसर पर करीब 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान किया। बसंत पंचमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के कारण पुलिस ने मेला क्षेत्र में 8 नए खोया पाया केंद्र बनाए थे। वहीं पंजाब में भी बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर के गुरुद्वारा साहिब में पूजा की और सरोवर में स्नान किया। स्नान के बाद श्रद्धालु अरदास में भी शामिल हुए। रविवार को जब टीम इंडिया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच के लिए मैदान पर उतरेगी तो वो एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर लेगी। जी हां, ये टीम इंडिया का 1000वां वनडे होगा और वो ये मुकाम हासिल करने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। भारत के अलावा सिर्फ 2 और टीमें ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ही अब तक 900 का आंकड़ा पार कर पाई हैं। हालांकि टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक मैच का गवाह बनने के लिए स्टेडियम में दर्शक मौजूद नहीं होंगे। टीम इंडिया ने अपना पहला वनडे 48 साल पहले 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेला था। भारत ने अब तक 999 एक दिवसीय मैच खेले हैं और 518 जीत दर्ज की हैं। उसे 431 हार का सामना भी करना पड़ा है। इसमें से 9 मैच टाई पर समाप्त हुए हैं, जबकि 41 मैचों का कोई भी नतीजा नहीं निकला। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं बसंत पंचमी के मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में खेली गई होली की तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।